तो पिछले क्लास में हमने बताया था ASP.NET के बारे में, और ये लास्ट हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। ASP.NET क्या है, उसके थ्रू हम लोग किस तरह के वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, है ना। बैकएंड प्रॉपर्टीज क्या है, फ्रंट एंड क्या है, या फिर सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, सर्वर साइडेड वेबसाइट क्या है, ये सारी बातें हम लोग की हुई थी। और ये हुआ था कि ASP.NET फ्रेमवर्क में एक फ्रेमवर्क है जो वेब एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है, बट हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर यूज करते थे सी शार्प। ठीक है, तो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सी शार्प का इंट्रो, एक तरह से कि सी शार्प हम लोग लैंग्वेज यूज करके और सारा ASP.NET का, है ना, हम लोग कंपोनेंट्स को यूज करेंगे। और ये बोला था कि विजुअल स्टूडियो आप डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, तो क्या हो गया इंस्टॉल? यस सर। यस सर। विजुअल स्टूडियो VS कोड नहीं किया ना? विजुअल स्टूडियो सर प्रोफेशनल। अच्छा ठीक है। तो वो आईडी हम लोग यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे सी शार्प के बारे में जानेंगे, है ना। यानी कि हम लोग ASP.NET से हम लोग कंपोनेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं, बट उस कंपोनेंट्स, डिजाइन कंपोनेंट्स पर कोडिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, सी शार्प चाहिए, सी शार्प लैंग्वेज चाहिए। तो दो लैंग्वेज जनरली, सी शार्प होता है और VB.NET भी होता है, बट हम लोग यूज करेंगे सी शार्प .NET या सी शार्प भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो और जैसे कि सारा प्रोग्राम, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़े होंगे, तो उसमें जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो सारा फंडामेंटल इसमें भी होगा। चाहे वो टोकन्स की बात करें, आइडेंटिफायर की बात करें, या फिर डेटा टाइप की बात करें, है ना, वेरिएबल की बात करें, ऑपरेटर्स है, तो ये सारा बेसिक फंडामेंटल बेसिक चीजें यहाँ पर भी होगी। उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग होता है, लूपिंग होता है, आइटरेटिव होता है, उसके बाद फिर एरे, है ना, फंक्शन, ये सारा चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हम लोग उस तरह से तो नहीं चलेंगे कि एक एक चीज प्रोग्राम लूपिंग का पढ़ेंगे तो डिसीजन मेकिंग का पढ़ेंगे। हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि हम लोग के दिमाग में आ जाए कि दूसरे जगह से, यानी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सी शार्प का लूपिंग कितना डिफरेंट है, बस ये जानेंगे। प्रैक्टिस आपको किया हुआ है सारा, आप जानते हैं कि आइटरेटिव स्टेटमेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपको समझा हुआ है। तो हम लोग को यहाँ करना क्या है कि इन चीजों को फिर यूज करना है हमको ASP.NET में। ऐसा नहीं कि हम लोग इसी को लगातार पढ़ते चले जाए, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पढ़े और फिर एक प्रोग्राम बनाए, वो पर्पस नहीं है। सिर्फ पहले जानना पर्पस है, यानी 10-15 क्लास में मैं इसको बता दूंगा कि इसका लूपिंग कैसे काम करता है, इसका डिसीजन मेकिंग काम कैसे करता है, इसका एरे कैसे काम करता है, इसमें फंक्शन कैसे बनाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, ये सारा चीज इसमें मैं बता दूंगा। इसका जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इसका सिंटैक्स आपको मिलेगा C++ से और जावा से, C++ जावा। ऑब्वियसली आप सी पढ़े हुए हैं तो सी के बारे में आप काफी फैमिलियर हैं। सी पढ़े हुए तो C++ पढ़ने में आपको आसानी होगा, है ना। उसमें उप्स का फीचर है, एक्सटेंडेड वर्जन है सी का, एक तरह से उसमें उप्स का फीचर डाल दिया गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और जावा भी पढ़ेंगे तो आपको सी एंड C++ ही इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि बहुत सारे सिंटैक्स उससे मिलते हैं। जैसे डेटा टाइप है तो इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, तो वो सारा चीज उसमें भी मिलेंगे, जावा में भी मिलेगी। तो एक तरह से सी पढ़ लेते हैं, C++ पढ़ लेते हैं, दोनों चीज, एक प्रोसीजरल एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो हमको फिर जावा पढ़ने में आसान हो जाती है, क्योंकि दोनों से ही इन्फ्लुएंस्ड है सिंटैक्टिकली, टर्म्स जो यूज करता है। तो यहाँ पर जो सी शार्प है वो भी आपको काफी ज्यादा जावा से और C++ से इन्फ्लुएंस्ड मिलेगा। पाइथन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसमें चीजें डिफरेंट होता है, उसमें डेटा टाइप या वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का तरीके थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट आपको सी शार्प में जावा जैसा मिलेगा। और जावा आप जानते हैं तो आपको C++ में भी उसी तरह से मिलता है, सी में भी उसी तरह से मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमन है आपको जावा के साथ।
ठीक है, या C++ के साथ। अब ये है कि आपने जावा नहीं पढ़ा है ना, और C++ भी नहीं पढ़ा है, बट आपके पास बेसिक प्रोग्राम सी पढ़े हैं और उप्स का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग चीजों को समझेंगे, हम समझाएंगे चीजों को कि कैसे होता है। कंपेयर में कभी जब टर्म्स आएगा कि ये जावा में ऐसा होता है, क्योंकि जावा से हम लोग लगा रहता है कि जावा हम लोग सीखे हुए हैं, तो उससे कंपेयर करते हैं हम लोग, तो वो कंपेयर होगा। बट अभी और आपको जावा फिर पढ़ना ही है, तो वहां पर भी आपको उसको ज्यादा और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है। क्लियर है? तो हम कुछ बताते हैं सी शार्प का फीचर, और उसके बाद फिर हम लोग एक प्रोग्राम भी दिखाएंगे कैसे आप प्रोग्राम को राइट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट नहीं करता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम लोग एक प्रोग्राम्स को कैटेगराइज करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं। वही एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक बड़े से प्रोग्राम्स को, लार्ज प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने कन्वीनियंट के अनुसार। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग प्रोग्राम को कैटेगराइज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, है ना। पाइथन आप पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आपको होगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा C++ जावा में। तो क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोई बता सकते हैं? जहाँ पे सर ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी और बिहेवियर को सर कंबाइन करके सर वहाँ पे प्रोग्रामिंग होता है। यानी कि मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें दो मेन फीचर है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के दो मेन फीचर है। इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाता है। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए ये सारे फीचर्स को हमको अडॉप्ट करना पड़ता है। दो इंपॉर्टेंट मैंने बताया क्या, कि एक तो क्लास हो गया, दूसरा हो गया आपको क्या, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसमें होता है इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। ये सारा प्रॉपर्टीज आपका किसका होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का होता है। अब इसमें जो मेन आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट विच हैव प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, जिसका एग्जिस्टेंस होता है ना। हर वो चीज एंटिटी है, एंटिटी ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है। जैसे मैं इस पेन की बात करूं, दैट पेन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका प्रॉपर्टीज भी होगा और बिहेवियर भी होगा। प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसका क्या है, कलर, प्राइस, ठीक है, टाइप, बॉल पेन है, पॉइंट पेन है, या जो भी पेन होता है, ब्रांड नेम, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है। बिहेवियर क्या है, बिहेवियर इसका राइटिंग है, ये राइट करता है। आप स्टूडेंट, यू हैव आल्सो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। स्टूडेंट है तो आईडी है, नेम है, कोर्स है, फी है, एड्रेस है। स्टूडेंट से रिलेटेड आपका प्रॉपर्टीज है। बिहेवियर क्या है, तो रीडिंग है ना, ये आपका बिहेवियर है। ये हर वो चीज ऑब्जेक्ट है जिसके पास प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है। फैन, फैन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। फैन हैज प्रॉपर्टीज लाइक फैन का कंपनी नेम, फैन का प्राइस, फैन का टाइप, है ना, फैन का कलर। प्रॉपर्टीज, बिहेवियर क्या है, फैन इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्व करता है, घूमता है, हवा देता है। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम, यानी कि हम लोग कोई भी कहीं पर भी कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज पर एक सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो वहां पर आप कैटेगराइजेशन करोगे ऑब्जेक्ट बेस्ड की, एक
स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया, एक टीचर ऑब्जेक्ट हो गया, एक एडमिन स्टाफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से पहले हम कैटेगराइजेशन करेंगे। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट आता है क्लास। ठीक है, क्लास क्या है? क्लास सर प्रॉपर्टी Class और is the logical structure. क्लास इज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, बट व्हाट कंटेंट क्लास? क्लास क्या रखता है? वो अपने लॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या चीज रखता है? प्रॉपर्टी और बिहेवियर सर ऑब्जेक्ट। किसके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को? ऑब्जेक्ट। Object की। यानी Object, कि क्लास ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को बाइंड अप करके रखता है, इनकैप्सुलेट करता है ना। क्लास इज ए टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट, फ्रेमवर्क, लॉजिकल वर्क, लॉजिकल एग्जिस्टेंस which binds the properties and behavior of object। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। स्टूडेंट, आप कॉलेज कैंपस में आते हो, है ना, आप स्टूडेंट हो, आप ऑब्जेक्ट हो। आपका क्लास क्या हो जाएगा? कॉलेज। कॉलेज आपका क्या होगा? क्लास। क्लास मतलब ऐसे भी क्या होता है? टाइप होता है। जैसे आप सुनते हो फर्स्ट क्लास का आदमी है, सेकंड क्लास का आदमी है, तो कोई आदमी को हम रखते हैं कि ये फर्स्ट क्लास का आदमी है, तो वो आदमी फर्स्ट क्लास के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को फुलफिल कर रहा है। हमने पहले ही सेट कर दिया कि फर्स्ट क्लास आदमी बनने के लिए पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर होना चाहिए, तभी आप फर्स्ट क्लास हो, है ना। सेकंड क्लास के लिए भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर होगा तभी सेकंड क्लास हो। यानी कि क्लास में ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज और बिहेवियर रख रहा है, एक तरह से टाइप डिफरेंशिएट कर रहा है। जैसे ये पेन हो गया, पेन क्लास में ये सब सारी चीजें आएंगी, फैन फैन क्लास में आएंगी। तो आपको अगर देखा जाए तो आप स्टूडेंट है, तो आपका क्लास क्या हो जाएगा? कब आप स्टूडेंट है? आप घर में है, स्टूडेंट है, घर में आपके मम्मी पापा स्टूडेंट बोल सकते हैं कि आप स्टूडेंट हो, आप वहां पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना। आप स्टूडेंट हैं कॉलेज में, यानी कि आपके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को कॉलेज रख रहा है। आप कॉलेज में घुसते हैं तभी आप क्या कहलाने लगते हैं? स्टूडेंट, इस कॉलेज का स्टूडेंट। यानी कि ये कॉलेज पूरा आपके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को बाइंड अप किया है। कॉलेज पहले सेट कर रखा है कि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे स्टूडेंट टाइप के, वो क्या होंगे? तो उनका आईडी हम लेंगे, उनका नेम लेंगे, उनका कोर्स फी, ये सारी चीजें लेंगे। तो क्लास क्या करता है कि सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को बाइंड अप करता है। हर जगह आप स्टूडेंट नहीं है, आप यहाँ पर आके क्या है? स्टूडेंट है। तो ये बाइंड अप करता है। और एक क्लास का हमारे पास क्या होते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक क्लास आप बना लो। प्रोग्राम में अगर चलें तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप सोचो कि सबसे पहले हम लोग क्लास इसलिए बनाएंगे कि पहले ऑब्वियसली पहले ये कॉलेज बनेगा। कॉलेज बनेगा और हम लोग सेट करेंगे रूल कि यहाँ पर हम लोग पढ़ाएंगे, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो हमारा पढ़ाएंगे। पहले से बिहेवियर हम रख दिए हैं तो वो ऑब्जेक्ट पढ़ेगा। ठीक है, और ये चीज हम लेंगे, आईडी नेम कोर्स से सब लेंगे, तो आईडी नेम कोर्स सबको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये हम लोग पहले क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। और एक क्लास के अंदर हम लोग को सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, जितना मन उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये एक तरह से तरीका है, यानी कि ये आपका बाइंड अप कर रहा है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है और ये आपको फिजिकल एग्जिस्टिंग होता है। समझ गए? चीजों को समझ रहे हैं या नहीं? Yes sir. हाँ। तो अब चलते हैं, ये तो हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि होता क्या है। जैसे हमने बोला कि दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। तो इन प्रोग्राम में प्रॉपर्टीज आपका जो हो गया वो हो गया डेटा। क्या हो गया? डेटा हो गया। और बिहेवियर हुआ, वो हो गया आपको फंक्शन प्रोग्राम में। और इन दोनों के बारे में आप जानते हो, डेटा क्या है, फंक्शन क्या है। फंक्शन भी आप जानते हो, है ना, फंक्शन विच परफॉर्म समथिंग,
हर फंक्शन कुछ ना कुछ परफॉर्म करता है। और डेटा के लिए हम लोग जानते हैं वो इंटीजर टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, ये सारा चीज आप जानते हो। तो यही दोनों का हर ऑब्जेक्ट के पास होता है। और चूंकि क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को बाइंड अप करता है, यानी क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, एक डेटा और एक फंक्शन। दो चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही डेटा और एक फंक्शन होता है। एक से ज्यादा डेटा हो गया एज पर रिक्वायरमेंट, और एक से ज्यादा फंक्शन होगा एज पर रिक्वायरमेंट, बट टाइप दो तरह के होते हैं। यानी कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे तो क्लास के अंदर दो टाइप के मेंबर होते हैं, मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शन। और इसके मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शन को हम लोग एक्सेस करते हैं किसके थ्रू? इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है ना? क्लास में जो भी सेट कर दिया गया है यहाँ पर रूल, वो सारे रूल को कौन फॉलो करते हो? आप फॉलो करते हो, स्टूडेंट फॉलो करते हो। यहाँ बता दिया गया है कि यहाँ पर आपको पढ़ाई करनी हो, पढ़ाई होगी, बिहेवियर बता दिया कि पढ़ाई यहाँ कराते हैं, स्टडिंग कराते हैं, यहाँ ड्रामा कराते हैं, यहाँ पर ये स्पोर्ट्स कराते हैं। तो ये सारा बिहेवियर को, प्रॉपर्टीज को फॉलो कौन करेगा? आप फॉलो करोगे, उसके प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस करोगे। ठीक है, तो यही दोनों चीज क्लास के अंदर रहता है। तो ये दोनों आपने पढ़ा होगा, ये बेसिक फीचर होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो अब यहाँ पर होता है कि जैसे कोई कोई होता है, जैसे आपने जावा तो पढ़ा नहीं है, बट आपने देखा होगा कि पाइथन आप पढ़े होंगे या सी प्लस प्लस आप पढ़े होंगे। तो पाइथन और सी प्लस प्लस में बहुत सारा प्रोग्राम्स हम लोग बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के भी बना सकते हैं। आप पढ़ते जाते हो पाइथन में, है ना, जब तक कि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, है ना, सेट्स, फाइल हैंडलिंग, ये सब पढ़ लेते हो बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज किए। कभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते हो, नॉर्मली बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का भी प्रोग्राम बना लेते हो। जब उप्स पढ़ना होता है तब वहां पर एक क्लास बनाते हो, फिर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। सी प्लस प्लस में भी यही करते हैं कि शुरुआत में हम लोग नॉर्मल जितना सी पढ़े हैं उतना जिस तरीके से प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं, फिर जब उप्स पढ़ना होता है तब हम लोग वहां शुरू करते हैं कि चलो भाई अब क्लास बनाना है, फिर ऑब्जेक्ट बनाना है, ये सारी करना पड़ता है। बट जावा में और सी शार्प में शुरू से ही आपको क्लास बनाना होता है, यानी कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास के नहीं होगा, यहाँ शुरू से ही क्लास फॉलो करना होगा, है ना। तो ये चीज होगा, तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। शुरू से बिना क्लास का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। आप सिंपल भी प्रोग्राम प्रिंट कराने के लिए वही बना रहे हैं तो वहां पर भी क्लास आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, फिर और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और आगे पढ़ेंगे। अभी आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, और ऐसे भी आपको पढ़ा हुआ है। तो ये है, ये डेवलपर हैं, इसके फाउंडर है एक तरह से एंडर्स हेड्सबर्ग, है ना। और हम लोग आते हैं इसके फीचर की ओर, जल्दी फीचर समझिएगा। सिंपल है क्योंकि ऑलरेडी आपको सी पढ़ा हुआ है, सी प्लस प्लस फाइव के, चलिए सी प्लस प्लस और जावा का है। ऑब्वियसली आप देखते हो कि पहले लोग सी प्लस प्लस जावा ये सब पढ़ता है, उसके बाद ही सी शार्प पे ये सब चीजें पढ़ता है। तो ये सारा कोडिंग उसके जैसा मिलता जुलता है ना। तो आपको पढ़ने में आसानी होगी क्योंकि ये सबसे चीज पहले से ही आप वाकिफ है। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारा इसमें टेक्नोलॉजी जो अभी यूज हो रहा है, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या उप्स फीचर से रिलेटेड हो या फिर ब्लॉकचेन में हो, इसकी यूज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये मैंने डिस्कस कर दिया है। स्केलेबल एंड अपडेटेबल। स्केलेबल मतलब क्या होता है कि उसको हम फर्दर इन्हांस कर सकते हैं। हाँ, तो स्केलेबल और अपडेटेबल कहने का मतलब क्या है
कि हम इसके प्रोग्राम में, है ना, कभी सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो हम इसमें कुछ भी आगे जाके इन्हांस कर सकते हैं आसानी से। कोई भी एक्स्ट्रा फीचर हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं आसानी से, अपडेट कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि एक बार आप कोई चीज बनाते हो तो उसमें हमेशा अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारी चेंजिंग करना पड़ेगा, आप आसानी से अपडेट कर सकते हो। और वैसे भी ये डॉट नेट फ्रेमवर्क पर काम करता है तो बहुत सारी चीजें आपको पहले से इसमें मिलेंगी, जिससे आपको काम करने में क्या होगा, आसानी होगा। कंपोनेंट ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक फॉर्म डिजाइन करते हैं, ठीक है, एक फॉर्म में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद ऑप्शन बटन जिसको रेडियो बटन भी कहते हैं, चेक बॉक्सेज, ठीक है, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन क्लिक करने के बाद ये होता है बटन्स, कमांड बटन जैसे ओके है, सबमिट है, ये सब। तो ये सारा कंपोनेंट फीचर इसमें भी आपको मिलेगा। एक फॉर्म के लिए, एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए सारा चीज इसमें आपको मिलेगा। आप ऐसा किए होंगे पाइथन में भी जब आप GUI पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग दो तरह के एप्लीकेशन बनाते हैं, एक होता है कंसोल बेस्ड और एक होता है विंडो बेस्ड। बता सकते हैं क्या डिफरेंस दोनों में, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन एंड कंसोल बेस्ड में? कंसोल बेस सर CMD से एक्सेस होता है। अच्छा, विंडो बेस्ड विंडो बेस सर एप्लीकेशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरह से। GUI एक तरह से कह सकते हैं, Yes, CUI sir. मोड है ये, और ये है आपको GUI मोड है। और GUI में हम लोग ये सारा कंपोनेंट का यूज करते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर भी ये बहुत सारा कंपोनेंट्स है। आपको पहले कंसोल बता देंगे, फिर कंसोल बताने के बाद फिर आपको GUI मोड भी बता देंगे, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पर डेटाबेस बनाना है तो हमको बनाना ही होगा। आप एक वेबसाइट पर फॉर्म डिजाइन आप करते हो, है ना। मेन तो यहाँ पर एक्सेस क्या है कि फॉर्म को हम लोग डिजाइन करें और फॉर्म से डेटा को एक्सेस करके उसको डेटाबेस में क्या करें, स्टोर करें। यहाँ पर हम लोग फॉर्म बनाएंगे, फिर एक डेटाबेस बनाएंगे, है ना। और डेटाबेस के लिए आपको चाहिए ओरेकल, ये सब के नॉलेज थोड़ा चाहिए, डेटाबेस के नॉलेज। तो शायद वो डेटाबेस भी आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन बता देंगे थोड़ा बहुत। आप फोर्थ सेमेस्टर में शायद है आपको RDBMS, वहां पर पढ़ेंगे आप डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। लेकिन जो चीजें थोड़ा बहुत होता है उसमें, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे एक्सेशन से, डिलीशन से, इंसर्शन से, रिट्रीवल से, तो ये बता देंगे। तो यहाँ पर काम क्या है कि हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे, ये सारा डिजाइन करेंगे, और यहाँ पर डेटा हम लोग सेंड करेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस में जाके हमको क्या करेंगे, स्टोर होगा। ये यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है हम लोग। क्योंकि सर्वर साइडेड तभी बनेगा जब डेटा को हम लोग एक डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी कहने का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे आपको प्री डिफाइंड टर्म्स मिलेंगे। जैसे पाइथन एक होता है ना रिच लाइब्रेरी फंक्शन, देखते हैं बहुत सारा उसमें प्री डिफाइंड फंक्शन है जो आपके काम को क्या कर देता है, आसान कर देता है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा फंक्शन मिलेगा, जिससे आपको कोडिंग करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। हम उस फंक्शन को और उस कीवर्ड्स को यूज करके आसानी से कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो यहाँ पर है रिच लाइब्रेरी है, अब उसमें है कि आप कितने हद तक उसके फंक्शन को अपने जरूरत के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो ये इसका फीचर में है, ठीक है। और फास्ट स्पीड है ना, इसका स्पीड फास्ट। अब पूछिए, किसी जैसे पॉइंट में से कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं सारी चीजों को? यस सर। सर चलिए, तो फास्ट स्पीड में क्या बोले थे सर अभी? फास्ट स्पीड कहने का मतलब क्या होता है? फास्ट स्पीड होता है कि हमारा प्रोग्राम फास्टली एग्जीक्यूट कर जाए,
ओके सर। है ना, सब कोई करता है। हर आप कुछ भी लैंग्वेज के फीचर पढ़ोगे तो आपको ये चीज मिलेगा कि ये सिंपल है ना। वो अपने आप को तो सिंपल कहेगा ही। हम यहाँ पर सिंपल इसलिए कह रहे हैं कि वो सी से मिलता जुलता है, क्योंकि सी सब लोग पढ़ता है, जावा सब लोग पढ़ता है, तो उससे मिलता जुलता है। फास्ट स्पीड, यह स्पीड फास्ट है, लेकिन अब ऑब्वियसली पाइथन से तो ये फास्ट स्पीड का है, ये तो मानना पड़ेगा, है ना। और विंडो एप्लीकेशन, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, और विंडो ही ज्यादातर आप देखते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, तो वहां पर ये ज्यादा कंपैटिबल है, तो ये चीजें इसको अलग बनाता है। अब आते हैं डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम्स पर, किस पे प्रोग्राम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल कोड है, इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करा के और इसको समझाता हूँ। अगर यही जावा ये पढ़े रहते तो इसको हमको समझाने की जरूरत कुछ नहीं था। अगर आप बुक्स पढ़े रहते तो इसको सी प्लस प्लस भी पढ़े रहते, तो ये पार्ट पूरी तरह जावा का है, थोड़ा सा इस पार्ट को हमको समझाना होगा, है ना। तो आते हैं हम लोग और सब चलते हैं एडिटर पर, आईडीई पर। अभी हम लोग बनाएंगे कंसोल बेस्ड, ये कंसोल बेस्ड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विंडो बेस्ड, ठीक है। पहले चीजों को समझेंगे, कैसे एक मैसेज प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, उस चीज को हम लोग देखेंगे। फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें से आपको हो सकता है कुछ दूसरा भी सिलेक्टेड होगा, आपको सिलेक्ट करना है विजुअल सी शार्प, और फिर इसमें से इतना ज्यादा आपको कंपोनेंट्स है एक्सेल पर, क्या क्या है इसमें, लेकिन हमको अब यूज करना है कंसोल एप्लीकेशन। फिर हम लोग चलेंगे ये ASP.NET वेब फॉर्म एप्लीकेशन, लेकिन इससे पहले हम लोग को बेसिक प्रोग्राम समझना होगा कंसोल के थ्रू। कैसे लूप काम करता है, कैसे इफिल्स काम करता है, कैसे एरे काम करता है, ठीक है। तो हम लोग आएंगे और इसमें हम लोग को अगर नेम देना है प्रोग्राम का नेम, तो हम लोग प्रोग्राम का नेम यहाँ पर दे देंगे। अभी छोड़ देते हैं, इसी को छोड़ देते हैं कंसोल एप्लीकेशन, और आप लोकेशन चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपको करना होगा वहां पर आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरा लोकेशन बाय डिफॉल्ट आपको सी ड्राइव रहेगा, और जहां पर इंस्टॉल है वहां का लोकेशन देगा। आप लोकेशन चेंज कर लेंगे ब्राउज करके, और उसके बाद यहाँ पर आप फाइल नेम भी चेंज कर ले सकते हैं, और उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। देख रहे हैं इस चीजों को। यस सर। एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओ, ये हो गया खुला। इसमें से इन सारी चीजों को आप हटा दे, काम का नहीं है आपका। आगे करें यहाँ से करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ से चीजों को समझेंगे, यहाँ से, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। हमने क्या बोला आपको कि सी शार्प में और जावा में, दो चीज में आपको शुरुआत से ही क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पाइथन और सी प्लस प्लस में आप चाहें तो बिना उप्स का भी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, नॉर्मल प्रोग्रामिंग जैसे सी में बनाए थे और पाइथन में भी बनाए थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में, सॉरी जावास्क्रिप्ट कह रहे हैं, जावा में और सी शार्प में शुरू से ही क्लास होगा। क्लास होगा, आप सिंटेक्स जानते हैं, क्लास होगा, और करली ब्रेस से आपको सी सी प्लस प्लस, सॉरी सी पढ़े हैं तो आपको करली ब्रेस के मतलब जानते ही हैं। एक क्लास हम लोग बनाएंगे, और हर एक क्लास का एक क्या रहेगा, नेम रहेगा, क्लास और क्लास। ये यूजर का पर है, यूजर जो नाम रखना चाहता है वो नाम रख लेंगे। शुरू में प्रोग्राम देता है वो,
क्योंकि इसका आईडी है और आईडी का मतलब जानते हैं कि आईडी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है ना। पहले से ही आपको कोड दे देता है, इंटेलिजेंस ही देता है, जिसके थ्रू आप चाहें तो वो रख सकते हैं, नहीं तो आप अपना भी नाम चेंज कर सकते हैं। अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कोड लिखते हैं, वो कोड किस फंक्शन में होता है? सी में लिखते हैं। सी में आप सारा कोड किस फंक्शन में लिखते हो? एटलीस्ट एक फंक्शन तो रहता ही है हर प्रोग्राम में सी का। यस सर। कौन सा फंक्शन? मेन। मेन। क्या लिखते हो? मेन। मेन। सही बात। मेन। ठीक है, यानी कि मेन के अंदर ही हम लोग सी का कोडिंग लिखते हैं। सिर्फ सी ही नहीं, सी प्लस प्लस में भी, जावा में भी मेन के अंदर ही सारा कोडिंग अपना प्रोग्राम का लिखते हैं। यानी कि कंपाइलर या ऑपरेटर आपको मेन को इन्वोक करता है। जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं तो वो किसको इन्वोक करता है? मेन को इन्वोक करता है। ठीक है, और मेन के अंदर कोडिंग होता है तो सारे कोडिंग को एग्जीक्यूट कराता है। तो यहां पर भी आपका ये मेन फंक्शन है। क्या फंक्शन है? मेन फंक्शन है। अब मेन में आप जानते हो कि वॉइड लगा रहता है। अब सी में यस सर। इंट भी यूज करते हैं, इंट मेन भी रहता है, वॉइड मेन भी रहता है ना। अब फंक्शन पढ़े हो तो आपको पता होगा कि वॉइड क्या है और इंट क्या है। इंट अगर लगाते हैं तो क्या है, दोनों यस चीज सर। पता है। वॉइड आपका किस तरह के डेटा टाइप होता है? टाइपलेस, कोई टाइप नहीं होता है ना। वॉइड का मतलब क्या यस होता है? टाइपलेस, कोई टाइप नहीं। सर। या फिर हम लोग इंट मेन भी लिखते हैं, सी में आप लिखते होगे इंट मेन। ठीक है, तो क्या दोनों में डिफरेंस होता है? आप इंट लगाते हो और वॉइड लगाते हो, तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है? सर वॉइड नल होता है सर। इसमें हम लोग रिटर्न नहीं यूज रिटर्न करते टाइप। या कोई यस रिटर्न यूज नहीं होता है। और इंट में जब आप लिखते हो तो इंट के थ्रू हम लोग रिटर्न टाइप बनाते हैं, यानी कि क्या लिखते हैं हम लोग? रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो, है ना। और अपना भी फंक्शन बनाते हैं तो कुछ इसी तरह के करते हैं। तो यहाँ पर वॉइड भी समझ लो, यहाँ पर फंक्शन है वो क्या है आपको? वॉइड फंक्शन है। ठीक है ना, वॉइड में नहीं लिखना है आपको। दूसरा केस सेंसिटिव है, यानी कि जिस केस में होगा उसी केस में लिखना है। और यहाँ पर मेन आप देख रहे हो टाइटल केस में है तो वो है क्लियर, उसी केस में आपको यहाँ पर लिखना है। अब आते हैं स्टैटिक की ओर। क्योंकि उप्स जब आप पढ़े होंगे तो पाइथन का उप्स पढ़े होंगे तो स्टैटिक के बारे में आपको वहां पर शायद मेरे ख्याल से है, लेकिन उस तरह के नहीं है जिस तरह के सी प्लस प्लस और जावा में है। या सी में आपने स्टैटिक पढ़ा होगा, बट स्टैटिक यूज्ड विथ डेटा पढ़ा होगा, वेरिएबल के साथ पढ़ा होगा। और यहाँ पर मेन फंक्शन है, तो फंक्शन के साथ क्या स्टैटिक होता है? जैसे मैं अगर बात करूं तो आप जब क्लास बनाते हो, जैसे हमने क्लास ए बनाया सपोज, और क्लास के अंदर हमने बताया क्या क्या चीजें होती हैं। दो चीजें, दो टाइप की चीजें होती हैं। इंट ए हो सकता है ये मेंबर डेटा हो गया, एक से ज्यादा डेटा भी हो सकता है, बट बाय द वे एक डेटा है। और दूसरा आप बनाते हैं, दूसरा टाइप बनाते हैं फंक्शन, ये भी एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बेसिकली फंक्शन का क्या काम होता है? कोई भी क्लास के अंदर जो आप फंक्शन बनाते हैं उसका क्या काम होता है? डेटा को मैनिपुलेट करना। अब बनाते हो वॉइड इनपुट, तो क्या कर रहा है? डेटा को इनपुट ले रहा है। अब बनाते हो वॉइड प्रिंट, वो क्या कर रहा है? डेटा को प्रिंट कर रहा है। यानी क्लास के अंदर जो डेटा होता है उसी को ये सब मैनिपुलेट करता है फंक्शन। कोई प्रिंट करता है, कोई ग्रेटेस्ट निकालता है, कोई स्मॉलेस्ट निकालता है ना, कोई रिवर्स करता है, जो इनपुट लिए डेटा उसको रिवर्स करें, नहीं डेटा को मैनिपुलेट करने का ही काम होता है। अब हम लोग इस मेंबर को हम लोग कैसे कॉल करते हैं? इस फंक्शन को हमको कॉल करना है। उप्स में कॉल करने का प्रोविजन क्या है? कैसे हम लोग कॉल करते हैं? जैसे सी में तो आप डायरेक्टली कॉल कर देते हैं, क्योंकि क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप फंक्शन बनाते हैं और मेन के अंदर उसको कॉल कर देते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली हम लोग मेन के अंदर तो कॉल करेंगे,
यहाँ पर हम लोग मेन लिखते हैं। सी प्लस प्लस में या जावा में यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, सी प्लस प्लस माने तो यहाँ मेन लिखते हैं, वॉइड में। मेन के अंदर हम लोग ये फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि फंक्शन तो ये बना हुआ है, जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक कोई काम का नहीं रहेगा। तो कैसे कॉल होगा, या बता सकते हैं कि कोई भी क्लास का फंक्शन कैसे कॉल होता है? सर ऑब्जेक्ट डॉट करके। ऑब्जेक्ट के थ्रू। गुड, किसके थ्रू होता है? ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे क्लास ए है, एक ऑब्जेक्ट हमने ओ बनाया और ओ डॉट हम लोग कॉल कर देंगे प्रिंट। ये तरीका है ना, हम लोग इसी तरीका को अपनाते हैं सी प्लस प्लस और जावा के अंदर, है ना। यानी क्लास का मेंबर फंक्शन जो होगा वो उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम ये होता है। लेकिन जब आप उप्स पढ़ेंगे, और स्टैटिक फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है नॉन स्टैटिक। यानी कि ये सारा फंक्शन आपका नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक फंक्शन जो होते हैं पूरा विधिवत तो आप सी प्लस प्लस में पढ़ेंगे, क्या होता है स्टैटिक लगा देने से क्या होता है। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास का सर है ना? नहीं, वो अलग हो गया। वहां पर वो अलग देखिए, है। सी में जो पढ़ रहे हो उसमें फंक्शन के साथ आपने स्टैटिक यूज नहीं किया होगा। ये सर मैन के साथ किया सर। आपने मेन के साथ किया है स्टैटिक मेन? सर सी का सर कुछ किए हैं सर। नहीं, वहां पर सर आप इस इंट के साथ, सॉरी सर, तरह इंट इंट के के साथ साथ किए किए। हैं ना, यस तो यस यस इंट के साथ आप स्टैटिक इंट ए लेते हैं। यस सर। तो इसका मतलब हो जाता है ये डेटा के साथ आपने यूज किया है, फंक्शन के साथ यूज नहीं किए हैं। फंक्शन के साथ आप सी प्लस प्लस में यूज करेंगे, और फिर जावा में यूज करेंगे, और सी शार्प में यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यस सर। है ना। दो तरह के फंक्शन मैं बता देता हूँ यहाँ पर चीजों को समझने के। जावा में तो ये सब आपको, चूंकि वो आपको कोर्स वर्क है, तो वो पढ़ाई होगा, तो वहां पर पढ़ाई चलेगा, तो एक स्टैटिक चैप्टर ही आएगा, वहां पर बताया जाएगा कि स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक डेटा के साथ लगता है जावा में तो क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन के साथ लगता है तो क्या होता है। तो लंबा कॉन्वर्सेशन आपको 2 क्लास 1.5 क्लास चलते रहेगा, वहां पर तो पढ़ना ही है इस चीजों को। लेकिन शुरुआत में इस चीज को आप समझेंगे क्या होता है। जो स्टैटिक, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि सिंपल हमको यहाँ पर समझाना है। जो स्टैटिक फंक्शन होता है उसको हम लोग कॉल ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं करते, वो किसके थ्रू कॉल होता है? क्लास के थ्रू कॉल होता है। स्टैटिक फंक्शन किसके थ्रू कॉल होते हैं? क्लास के थ्रू। यानी कि सपोज अगर आपके पास दो फंक्शन है, वॉइड प्रिंट, और एक मैं बनाया हूं इसी क्लास के अंदर स्टैटिक वॉइड डिस्क। अब दोनों फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो एक कॉल होगा ओ डॉट प्रिंट से, और एक कॉल होगा आपको ए डॉट डिस्क से। समझ गए? यानी कि स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होता है। अब अगर बात करना चाहेंगे सर क्यों? क्योंकि स्टैटिक फंक्शन क्लास का होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के बेस्ड नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट का फीचर नहीं होता है, वो किसका होता है? क्लास का होता है ना। वो ऑब्जेक्ट को सबको मिल जाता है, बट वो किसका? क्लास का होता है। तो यहाँ पर स्टैटिक का मतलब यही है कि इसको हम लोग कॉल करेंगे, और ऑब्वियसली हम लोग कॉल करेंगे मेन को, तो मेन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेन को स्टैटिक बना दिया गया कि मेन अपने आप कॉल होगा किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ओएस के थ्रू। नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता ना, हम लोग मेन को भी करते कॉल ऑब्जेक्ट बनाकर, हम लोग अपना फंक्शन बनाएंगे तब करेंगे। तो मेन को इसको इसीलिए स्टैटिक बनाना पड़ा कि बार बार फ्री यूजर को क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। और ये यूजर के लिए तो फंक्शन है नहीं, अगर यूजर को अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है तो अपना फंक्शन बनाइए नॉन स्टैटिक। इसीलिए इसको स्टैटिक बना दिया गया, यानी कि इसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया आपका स्टैटिक वॉइड। क्लियर है? उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग अग्स। स्ट्रिंग अग्स थोड़ा सा समझिएगा और भी क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि एकदम से नया चीज है आपको। स्ट्रिंग अग्स क्या होता है? जैसे ये तो जानते हैं आप कि हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर, फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या सप्लाई करते हैं? पैरामीटर सप्लाई करते हैं। यानी कि अगर आप फंक्शन बना रहे हो कोई, वॉइड
सम इंट ए कॉमा इंट बी। इसका मतलब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो ये क्या मांगेगा, दो इंटीजर टाइप के वैल्यू, क्योंकि इंट ए है और इंट क्या है, बी है। जैसा हम लोग फंक्शन पढ़ाएंगे उसी बनाएंगे, उसी तरह इस कॉल करते समय ये वैल्यू इसको सप्लाई करना होगा। इसको हम लोग कॉल करेंगे तो सम लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे 10, 20। ठीक है, तो एक तरह से ये जो बनाते समय हम लोग देते हैं वो एक तरह से क्या है, आर्गुमेंट है। यहां पर भी ये आर्गुमेंट है। स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है, और अर्ग्स क्या है, वेरिएबल है। ऑग्स क्या है, वेरिएबल, जैसे इंट के जगह पर स्ट्रिंग है और ये है डेटा टाइप है अर्ग्स। अब ये ब्रैकेट क्या है, तो ब्रैकेट है आपको, जैसे इंट ए मैं आपको कहूं ये, तो अगर ये हो गया तो ये ए मतलब क्या हो गया कि ये नॉर्मल डेटा नहीं है, ये एरे टाइप का है, यानी एक से ज्यादा वैल्यू ले सकता है। तो यहां पर भी इस तरह से है। जब इसमें एरे चैप्टर हम बताएंगे तो आपको बताएंगे कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, इंट लिख के यहाँ पर भी देख के इस तरह भी प्रोविजन देता है जावा और सी शार्प। तो एक तरह से यहाँ पर मेन फंक्शन सी शार्प का चाहे तो स्ट्रिंग टाइप के एरे वैल्यू ले सकता है, यानी कि एक से ज्यादा स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू ले सकता है, लेकिन ये कब लेगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू। आपने कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज किया है सी में? यस सर, कुछ किए हैं सर। किए हैं। क्या होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट? सर CMD सर, अगर मेन फंक्शन में अगर हमको कोई आर्गुमेंट पास करना यस, रहता है वही ये तो कमांड CMD लाइन के थ्रू। आर्गुमेंट है, यही है यस मेन फंक्शन में आर्गुमेंट, आपको याद होगा। और इसमें लिखते ही है, नेसेसरी है, आप सर। पास करें या न करें, जावा में और सी शार्प में ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ का कमांड लाइन जैसे उसमें लिखते हैं अर्ग सी और अर्ग भी, ठीक है, सी में, तो यहाँ पर है स्ट्रिंग टाइप का ही सिर्फ होता है। अब बाद में आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, डेटा टाइप चेंज करके, तो स्ट्रिंग टाइप का ही हम लोग पास करते हैं। और अर्ग्स आपको हो गया, आर्गुमेंट हो गया। और जो भी पास करते, जैसे हम लोग चार नाम लिए, दो नाम लिए अमित और सुजीत, तो अमित और सुजीत अर्ग्स के 0 पर जाएगा और सुजीत अर्ग्स के 1 पर जाएगा। तो हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू अगर इनपुट लेना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इनपुट दो तरीके से तो पहले लेते हैं, एक लेते हैं डायरेक्ट कि हमने यहीं पर ले लिया, और एक लेते हैं आप रन टाइम कि आप स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं, रीडलाइन फंक्शन यूज करते हैं, सीन फंक्शन यूज करते हैं रन टाइम लेने के लिए। तो ये दो तरीके से आप जानते हैं कि एक डायरेक्ट इनिशियलाइज कर देना प्रोग्राम और एक रन टाइम लेना। तीसरा तरीका है कमांड लाइन के। तो इसका यूज हम लोग लिखेंगे जरूर मेन में, लेकिन जरूरी नहीं है कि कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू ले, हम लोग तब लेंगे जब हमको जरूरी होगा। तो ये लंबा सा इसका है आपका क्या, मेन मेथड। कुछ आपको समझ में क्लैरिटी मिला होगा, कुछ अगर नहीं मिला है क्लैरिटी तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि स्टैटिक आगे का टर्म है, ये एरे आगे का टर्म है, एरे का कॉन्सेप्ट है। तो एरे जान जाएंगे तो ये जान जाएंगे कि ये चीज ऐसे भी होता है, एरे हम लोग डिक्लेयर करते हैं जावा और सी शार्प में, तो क्लियर हो गया, क्लैरिटी हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा लिखना है, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑल्स, ठीक है। तो मेन क्लियर हो गया, और यहाँ पर हम लोग अपना क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। तो अब हम कोड एक लिख के रन करा देते हैं, फिर बाकी अगले दिन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 4 बजे से मेरा क्लास है। और एक मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, हेलो वर्ल्ड। बिल्ड सॉरी, ठीक है, आउटपुट आया लेकिन आउटपुट होल्ड नहीं किया, तो जैसे
अपने इसमें यूज करते थे सी में, इसी तरह गेट सी एच का उसी तरह है कंसोल डॉट ये देखिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका आउटपुट इसमें आएगा। अब एक एक चीज हम बताएंगे कि अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये क्या है। राइट लाइन आपका क्या है, फंक्शन है, मेथड है। मेथड आप बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जनरली जावा और सी शार्प में हम लोग फंक्शन को मेथड बोलते हैं। तो ये मेथड है। राइट लाइन जिसका काम है मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करना, ठीक है। और ऑब्वियसली उप्स में हर एक मेथड किसी क्लास का होता है। तो ये किस क्लास का मेथड है, कंसोल क्लास का मेथड है। अब कहिए कि कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के नहीं किए हैं, तो कंसोल क्लास का ये स्टैटिक मेथड है। इतना है इस। अब इस मेथड को जब भी यूज करना होगा तो इस क्लास का नाम लिखना होगा कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल इज क्लास हियर एंड राइट लाइन इज मेथड हियर, एंड कंसोल क्लास इज अवेलेबल इन सिस्टम नेम स्पेस, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे तभी यहाँ पर कंसोल काम करेगा। ये आप नहीं लिखेंगे तो कंसोल आपका क्या देगा, एरर देगा, फील्ड एरर। तब इस पे हम लोग अगले दिन आएंगे, ये कोड को याद रखिएगा। इस पे हम लोग अगले दिन आएंगे कि क्या है वो यूजिंग और क्या ये चीज है, ठीक है। ये आप लोग कोड को ये कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ा सा जो जो ये करवाए होंगे वो एग्जीक्यूट कराएंगे इसको। अब कोई एक ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्या सर, स्क्रीनशॉट ले लिए? अच्छा, तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है।